गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड सेकेंड ईयर में फर्स्ट पेपर ज्ञान तथा पाठ्यचर्या। आज का हमारा टॉपिक है पाठ्यक्रम विकास के विभिन्न उपागम। यह हमारा पार्ट 9 है, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे संरचनावादी उपागम। संरचनावादी उपागम वे होते हैं जिन्हें हम खुद बनाते हैं, बनाते हैं। जैसे हमें कोई टॉपिक पढ़ाना है तो अगर हम उस टॉपिक को डायग्राम के माध्यम से अगर पढ़ाते हैं तो उसकी संरचना हम खुद करते हैं। तो संरचनावादी उपागम में यही है कि हम पढ़ाने से पहले हम किस उद्देश्य को या लक्ष्य को निर्धारित कर रहे हैं, उसे कैसे हमें प्रस्तुत करना है, हमें किस प्रकार छात्रों को पढ़ाना है। तो हम इसके अंतर्गत देखेंगे कि जब हम अधिगम की प्रक्रिया करवाते हैं तो वह पूर्णतः इस पर निर्भर होती है, क्योंकि हमें जब अधिगम की प्रक्रिया हम करते हैं तो हमें किस प्रकार से छात्रों को ज्ञान प्राप्त करवाना है और कैसे करवाना है, हमें किस प्रकार पाठ की योजना बनानी है, उसके उद्देश्य लक्ष्य निर्धारित करना है। तो इसके अंतर्गत हम यही देखते हैं कि इसकी हमें जब भी हम अध्यापन करवाएंगे तो हमें इसकी संरचना किस प्रकार करनी है पाठ्यक्रम विकास के अंतर्गत, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके साथ हम देखेंगे कि जो अनुदेशन की जो योजना है या हम कहें आकलन की योजना है वह हमें किस प्रकार बनानी चाहिए, छात्र के स्तर आकार का ध्यान रख के हमें इसका निर्माण करना चाहिए। इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं संरचनावादी उपागम। अब हम संरचनावादी उपागम के अंतर्गत इसके 3 आधार पढ़ेंगे। संरचनावादी उपागम के 3 आधार। इस रचनावादी उपागम के कौन से 3 आधार हैं? सबसे पहले हम देखते हैं अधिगम पर ध्यान केंद्रित करना। अधिगम पर ध्यान केंद्रित करना। इसके अंतर्गत हम देखें कि अधिगम पर हम किस प्रकार से ध्यान केंद्रित करेंगे। सबसे पहले हम देखें कि जो छात्र की अधिगम के संबंध में अगर हम देखें तो छात्र की रुचि किस प्रकार है, प्रवृत्ति यानी हम देखें मनोबल कैसा है, योग्यता कैसी है, उसका स्तर कैसा है, उसके अंतर्गत हमें इसमें ध्यान रखना चाहिए। तभी हम अधिगम पर हम ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले शिक्षक को देखना पड़ता है कि जब हम अधिगम करवा रहे हैं तो जो हमारा छात्र है उसकी रुचि, उसका स्तर, उसकी आयु किस प्रकार है, उसका मनोबल किस चीज में है, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, छात्रों को ज्ञान प्रदान करते हैं, जो कि सही भी होता है। क्योंकि अगर हम छात्रों को उनके स्तर, आकार या उनकी प्रवृत्ति के अनुसार अगर हम अध्यापन कार्य नहीं करवाते हैं तो छात्रों के लिए वह अच्छा नहीं होता है, छात्रों को समझ में भी नहीं आता है। इसलिए एक शिक्षक का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि जब वह अध्यापन करवा रहा है तो वह सरल व सटीक हो और छात्र के लिए सबसे पहले उपयोगी हो, उसके स्तर के अनुसार हो। क्योंकि कई बार ऐसे प्रकरण होते हैं जिनको हम इस प्रकार पढ़ाते हैं कि छात्रों को वह सब चीज ऊपर से चली जाती है। अगर कोई प्रकरण संबंधित हमें कुछ चीज पढ़ानी है और वह बहुत ही कठिन है तो हमें उन्हें सरल वे में बनाकर छात्रों को अध्यापन कार्य करवाना चाहिए, जिससे जो छात्र है उन्हें स्थायी ज्ञान की प्राप्ति हो पाती है। इसके अंतर्गत नेक्स्ट है अधिगम प्रक्रिया का अधिगम प्रक्रिया का जब हम अधिगम छात्रों
शिक्षक द्वारा कौन कौन सी गतिविधियां छात्रों के समक्ष प्रस्तुत की गई और आकलन के पश्चात कौन कौन सी सुधार किए गए। इसके अंतर्गत जो शिक्षक है उसके द्वारा कौन कौन सी गतिविधियां करवाई गई है उन जो छात्रों को समझ प्रस्तुत करिए। इसके साथ हम देखें कि जब आकलन के पश्चात उन्होंने कौन कौन सुधार किए। इसके अंतर्गत क्या होता है कि शिक्षक होता है विभिन्न प्रकार की गतिविधि करवाता है, जैसे खेल करवाता है, कोई चित्रकारी करवाता है या कोई मॉडल्स बनवाता है। तो जो गतिविधियां करवाता है खेल को संबंधित तो उनको वह देखा जाता है कि शिक्षक कौन कौन सी जो गतिविधियां हैं जो छात्रों के सामने प्रस्तुत कर रहा है और फिर प्रस्तुत करने के बाद जब उसका मूल्यांकन किया जाता है तो मूल्यांकन के अंतर्गत जो एक शिक्षक है वह कौन कौन से सुधार करेगा वह इसके अंतर्गत लिखे जाते हैं। क्योंकि हमें सबसे पहले देखना है कि हमें छात्रों के रुचि को बढ़ाने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करवानी ही पड़ती है जो कि छात्र के लिए आवश्यक होती है। क्योंकि हम विद्यालय में इन सब गतिविधियों करवाएंगे तो छात्रों की रुचि बढ़ने लगती है और छात्र पढ़ने के अलावा और भी जो भी कार्यक्रम होते हैं, जो भी गतिविधियां होती हैं उनमें भाग लेने के लिए उनके अंतर्गत रुचि उत्पन्न होती है। अब इसमें तीसरा है पाठ्यक्रम अनुदेशन आकलन की योजना। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जब हम पाठ्यक्रम के अंतर्गत अनुदेशन करते हैं या हम आकलन करते हैं तो उसकी योजना हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो हमें सबसे पहले वो देखना है हम इसके अंतर्गत क्या करते हैं। हम पाठ की योजना बनाएंगे, अनुदेशन की योजना बनाएंगे और आकलन की योजना बनाते हैं। अब पाठ की योजना हमें किस प्रकार बनानी है वह इसके अंदर हम देखें। इसमें हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा पाठ्यक्रम की योजना। पाठ्यक्रम की योजना। अब पाठ्यक्रम की योजना बनाने के लिए क्या करना है। इसके अंदर हम छात्र की क्या देखेंगे योग्यता, रुचि और स्तर को देखेंगे जो
योग्यता, रुचि, स्तर के अनुकूल पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। इसके अंतर्गत हम देखें तो इसके अंतर्गत शिक्षक छात्रों की जो योग्यता है, रुचि है, स्तर के अनुकूल पाठ्यक्रम निर्धारण किया जाता है। जब भी हम किसी भी पाठ्यक्रम की योजना बनाएंगे तो उसके अंतर्गत हमें देखना है कि छात्र की योग्यता कैसी है, रुचि किसमें है, स्तर उनका कैसा है, उसके अनुकूल हम छात्रों को पाठ्यक्रम संबंधी जो भी ज्ञान होता है तभी हम छात्रों को दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट है अधिगम, गतिविधियों का सर्जन, शिक्षक द्वारा स्वयं करना चाहिए तथा छात्र को भी स्वयं करने के लिए भी अवसर देने चाहिए। इसके अंतर्गत हम देखें कि जो भी हम गतिविधियां विद्यालय के अंतर्गत करवा रहे हैं तो उसका सर्जन शिक्षक द्वारा करना चाहिए। शिक्षक को हर जो गतिविधियां हैं वह उसे करवानी चाहिए, जिससे वह उसके उद्देश्य को, हर चीज को वह निर्धारित कर सके कि मुझे गतिविधियां किस प्रकार करवानी है। तो वह शिक्षक के साथ में होना चाहिए और साथ साथ में छात्र को भी करने को कहना चाहिए। छात्र भी उन गतिविधियों को सीख कर कुछ सीख सके और वह जीवन में आगे बढ़ सके। के साथ साथ इसके साथ सरल से जटिल की ओर तथा ज्ञान से अज्ञात की ओर
कर्म ध्यान रखना। इसके साथ हम देखें तो पाठ्यक्रम की योजना के अंतर्गत हमें सरल से कठिन की और ज्ञात से अज्ञात की और कर्म ध्यान रखना चाहिए। कोई भी चीज अगर हम सरल वे से पढ़ा रहे हैं तो हमें किस प्रकार उसे कठिन की ओर ले जानी है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए, ताकि जो छात्र है हमारा वह सरल चीजों को पढ़कर कठिन की ओर बढ़ सके। जो ज्ञात चीजें है, ज्ञात जो चीजें होती है उसको अज्ञात की ओर ले जाने का भी क्रम में आना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ चीजें छात्रों को पता होती है और हमें कुछ दूसरे टॉपिक पर ले जाना है, दूसरे हमें बिंदु पर ले जाना है, तो वह क्रम को हमें ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, छात्रों को प्राथमिक स्तर से ही जो बेसिक चीजें होती हैं, जो चीज छात्रों को शीघ्र याद हो सकती है, वह हम छात्रों को इसके अंदर याद करवाते हैं, जिससे छात्रों को प्राथमिक स्तर से ही सरल चीजों का, कठिन चीजों का, या हम कहें कि जो चीज ज्ञात नहीं है उसका ज्ञान होने लग जाता है। अब इसमें सेकंड है अनुदेशन की योजना। अब अनुदेशन की योजना किस प्रकार बनाएंगे, इसके अंतर्गत हमें जो छात्रों की सहभागिता, क्रियाशीलता को अनिवार्य रूप से निश्चित किया जाता है, क्योंकि जब छात्र एक्टिव होंगे और सब मिलकर कार्य करेंगे तो उसको ही हम निश्चित रूप से प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि इसकी योजना बनाने में हमें छात्रों की सहभागिता का होना बहुत ही आवश्यक होता है। इस सोपान में छात्रों के समक्ष प्रकरण या पाठ्यक्रम को विविध अधिगम गतिविधियों को प्रस्तुत करने की योजना का निर्माण करना चाहिए। इसके अंतर्गत हम देखें तो छात्रों के समझ प्रकरण संबंधित है या पाठ्यक्रम के संबंधित जो भी अधिगम संबंधित जो गतिविधियां होती है वह प्रस्तुत करने के लिए हमें योजना का निर्माण करना चाहिए। जब हम गतिविधि करवाएंगे तो उसके लिए हमारे उद्देश्य क्या है, उसका हम किस पर मूल्यांकन करेंगे, कब कैसे करवानी है, इन सब की योजना का निर्माण हमें अनुदेशन के अंतर्गत करना चाहिए, जिसके अंतर्गत हमें छात्रों की जो सहभागिता है, क्रियाशीलता है, उसको निःशुल्क से स्थान देना चाहिए, क्योंकि जो छात्र होते हैं वे
वे सभी मिलकर इस गतिविधियों का संचालन करते हैं। इसके साथ हम देखें तो जब ये गतिविधियाँ जब करवाई जाती हैं तो एक शिक्षक है वह इन गतिविधियों करवाए, और गतिविधियों करवाने के बाद वो जो छात्र होते हैं उन्हें भी इसके अंदर अवसर देने चाहिए, जिससे छात्र उन गतिविधियों में पार्टिसिपेट करके अपने रुचि ला सके। क्योंकि जब छात्र पाठ्यक्रम के माध्यम से अध्यापन कार्य करता है तो उसमें रुचि उत्पन्न नहीं होती है, परंतु अगर हम समय समय पर गतिविधियों का आयोजन करते हैं तो छात्रों में क्या होता है, एक अलग प्रकार की रुचि बनी रहती है। ये था अनुदेशन की योजना। अब इसके अंतर्गत तीसरा पॉइंट है आकलन की योजना। आकलन की योजना। अब आकलन की योजना किस प्रकार होगी, तो इसके अंतर्गत जो अभिगम गतिविधि हम करवाते हैं, जैसे खेल के माध्यम से हम छात्रों को करवाते हैं, उसे उचित स्थान दिया जाता है। और अगर हम देखें कि अगर हम जो गतिविधियां अधिगम संबंधी गतिविधियां करवा रहे हैं और छात्रों का अधिगम स्तर उससे उचित नहीं हो रहा है तो उसको करवाने से कोई फायदा नहीं होता, यानी उसे उचित स्थान नहीं दिया जाता। आकलन के अंतर्गत हम उस चीज को मान्यता प्रदान करते हैं या उसको अच्छा मानते हैं जो छात्र के अधिगम स्तर में वृद्धि करती हो या नहीं करती हो, पर हमें इसके अंतर्गत देखना है कि हम छात्रों को किस प्रकार गतिविधि करवाएं, किस प्रकार हम छात्रों को ज्ञान प्रदान करें। तो हम इसके अंतर्गत छात्रों को खेल के माध्यम से पढ़ाते हैं। यहाँ जो शिक्षण यंत्र होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, बुक्स होते हैं, मॉडल्स होते हैं, उसके माध्यम से हम छात्रों का अध्यापन कार्य करवा सकते हैं। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं तो आकलन की योजना में भी शिक्षक एक छात्र दोनों का ही सहयोग सहभागिता होनी चाहिए। इसके अंतर्गत आकलन की योजना में हम देखें तो आकलन की योजना के अंतर्गत शिक्षक और एक छात्र है, उन दोनों का सहयोग होना, सहभागिता होना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि ये दोनों मिलकर ही आकलन की योजना को प्रस्तुत करते हैं। इसके साथ हम देखें कि यदि कोई अधिगम गतिविधि शिक्षक दृष्टि से उचित है तो वह छात्रों के अधिगम स्तर को उच्च बना सकता
सकेगी। इसके अंतर्गत हम देखें तो आकलन की योजना के अंतर्गत जब भी हम कोई अधिगम गतिविधियां करवाते हैं वह शिक्षक की दृष्टि से तो उचित है। अगर वह छात्रों के अधिगम स्तर को ऊंचे बनानी है तो हम उसका उपयोग करते हैं। अगर हम गतिविधि करवा रहे हैं और वह छात्रों पर नेगेटिव प्रभाव डालती है तो उससे हमारा कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए हम उन गतिविधियों करवाएंगे छात्रों के लिए उपयोगी हो और अधिगम स्तर को जो उच्च बनाती हो। तो ये था हमारा संरचनावादी उपागम। अब इससे संबंधित आज का आपका कार्य है पाठ्यक्रम विकास के विभिन्न उपागमों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपको आपके नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल गई है। सुरक्षित रहने के लिए मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए। जिससे आप सुरक्षित होंगे तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।